हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे हमने आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाया था, उसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनवेरिएंट अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन है रेस्ट मास, स्पीड ऑफ लाइट, मोमेंटम। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि नॉट इनवेरिएंट अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। वेरिएंट में चेंज होना, इनवेरिएंट में चेंज नहीं होना, और नॉट इनवेरिएंट में चेंज होना। तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, फर्स्ट ऑप्शन पहले हम चेक करते हैं। ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पे पावर 4। ओके, इसको हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी पे पावर 4। दिस इज एम नॉट स्क्वायर सी पे पावर 4। दिस इज द रेस्ट मास एनर्जी। रेस्ट मास एनर्जी क्या होता है? एम नॉट सी स्क्वायर। इसका हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे तो वो भी हमारा क्या होगा, ये वैल्यू आएगा। एंड दिस इज द रेस्ट मास एनर्जी, एंड दिस रेस्ट मास एनर्जी इज invariant under Lorentz transformation. Okay, then this will be also invariant under Lorentz transformation. E square minus p square c square, this is also invariant. हम लोगों को क्या दिखाना है? not invariant. Rest mass is also invariant under Lorentz transformation. Speed of light is also invariant, मतलब नहीं बदलता है, नहीं चेंज होता है। अब इसके बाद बचा मोमेंटम। मोमेंटम इज वेरिएंट, then this is the करेक्ट आंसर, नॉट इनवेरिएंट। नॉट इनवेरिएंट मींस चेंज होना। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द करेक्ट आंसर, मोमेंटम। ओके, नॉट इनवेरिएंट अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, मोमेंटम इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द नॉट इनवेरिएंट, या हम लोग बोल सकते हैं वेरिएंट। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, ए पार्टिकल हैज रेस्ट मास एम नॉट and momentum m naught c, where c is the velocity of light, the total energy and the velocity of particle are respectively। हमें दो चीज निकालना है, एक तो टोटल एनर्जी और दूसरा जो है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ओके, तो यहाँ पे दो ऑप्शन भी दिया है, दो सभी में, ए में 2 आंसर, बी में 2 आंसर, सी में भी ऐसे ही, सब में 2 आंसर दिया, क्योंकि दो चीज निकालना है, टोटल एनर्जी और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। पहला काम, हमें फार्मूला पता है। क्या फार्मूला पता है? ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पे पावर 4। ओके, पी की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है? एम नॉट सी। ओके, हम लोग अगर इसको रूट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? ई इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पे पावर 4। ओके, ये आ जाएगा अगर हम लोग इसको इधर रूट लगाते हैं, ये स्क्वायर हटेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रेस्ट मास हमारा क्या है? एम नॉट है, और मोमेंटम हमारा एम नॉट सी है। तो मोमेंटम की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? एम नॉट सी। दिस इज द मोमेंटम। ओके, तो हम मोमेंटम की जगह ये वैल्यू रख दे सकते हैं, एम नॉट सी। तो रखते हैं फिर, तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट पी की जगह रख देंगे एम नॉट सी का होल स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पे पावर 4। इतना आ गया। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, तो क्या आ जाएगा? ई इक्वल टू अंडर रूट, ई इक्वल टू अंडर रूट एम नॉट स्क्वायर सी पे पावर 4 प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पे पावर 4। इतना आ गया। ओके, ई इक्वल टू, तो ई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? ई इक्वल टू आ गया एम नॉट स्क्वायर सी पे पावर 4, एम नॉट स्क्वायर सी पे पावर 4, 2 एम नॉट सी पे पावर 4, 2 एम नॉट स्क्वायर सी पे पावर 4, 2 एम नॉट स्क्वायर सी पे पावर 4। इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास?
इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर अंडर रूट 2। ओके, ये वैल्यू हम लोगों के पास आ गई, इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर रूट 2। ओके, या इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, इक्वल टू रूट 2 एम नॉट सी स्क्वायर। ओके, तो दिस इज द टोटल एनर्जी, दिस इज द टोटल एनर्जी। और हमें पता है टोटल एनर्जी आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन के द्वारा हम लोगों को पता है कि E इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर। ये भी होता है, आप लोग पढ़े होंगे। ये तो हमारी टोटल एनर्जी इतनी निकल गई। ओके, ठीक है, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो हम लोगों को मिलेगा क्या, m इक्वल टू क्या मिलेगा, रूट 2 एम नॉट, इतना वैल्यू आ जाएगा। ओके, इतना वैल्यू हम लोगों को मिल गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो m इक्वल टू क्या आ गया, रूट 2 एम नॉट। और m इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू क्या होता है, वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी के लिए हम लोग फार्मूला यूज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये भी फार्मूला होता है। ओके, क्या होता है, रूट m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एम नॉट से एम नॉट कैंसिल हो गया, हम लोग बोथ साइड का स्क्वायरिंग कर देंगे, तो रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू इधर का भी स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके, क्या आ गया, रूट 2 का स्क्वायर कर दिए, इधर का भी स्क्वायर कर दिए, ये रूट हट गया तो स्क्वायर किए तो ये क्या आ गया, 2 आ गया। ओके, अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1/2। ओके, 1/2। इसको और थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग निकाल लेंगे बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जब निकालेंगे तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/2। तो बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, या बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 सी स्क्वायर। तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको हम लोग फाइंड कर लेंगे, रूट लगा लेंगे, तो बी इक्वल टू आ जाएगा, बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इधर जाके रूट लगेगा तो सी स्क्वायर अपॉन सी अपॉन रूट लेंगे तो सी स्क्वायर का सी हो जाएगा अपॉन रूट 2। तो वेलोसिटी हमारी ये निकल गई और एनर्जी क्या निकली, रूट 2 एम नॉट सी स्क्वायर। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं कि रूट 2 एम नॉट सी स्क्वायर, लेकिन ये वेलोसिटी हमारे पास क्या है, सी अपॉन रूट 2। दिस इज द रॉन्ग, दिस इज 2 एम नॉट सी स्क्वायर, दिस इज आल्सो रॉन्ग, दिस इज नॉट टोटल एनर्जी, दिस इज रूट 2 एम नॉट सी स्क्वायर, दिस इज द टोटल एनर्जी and this is the velocity c upon root 2, this is the velocity, then answer c is the correct answer, answer c is the correct answer। तो इस तरह से हम लोग c पे जो भी हमें सर्कल मिलेगा उसको ब्लैक कर देंगे, यहाँ पे हम t लगा देते हैं। इसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। If S is an inertial frame of reference, then another frame accelerated with a constant acceleration with respect to it, inertial, non-inertial, inertial or non-inertial, neither inertial nor non-inertial। तो क्वेश्चन क्या है, पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। यस इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं, आप लोगों को पता है, जो कि न्यूटन्स के फर्स्ट और सेकेंड लॉ को फॉलो करे। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या है, बॉडी अगर हमारा रेस्ट में है तो ये अपने पोजीशन को मेंटेन करेगी, या बॉडी हमारा यूनिफॉर्म मोशन में है तो
तो ये अपने पोजीशन को मेंटेन करेगी until an external force acts on it. ओके, तो यहाँ पे yes is an inertial frame of reference. Then another frame accelerated हो रहा है, ठीक है। accelerated का मतलब कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका मतलब कि this is not inertial frame. Okay, this is not follow the Newton first law with respect to it. Then this is not inertial. This is correct, not answer. Okay, second non-inertial. non-inertial का मतलब कि जो कि न्यूटन्स के फर्स्ट और सेकंड लॉ को फॉलो न करे। तो यहाँ पे वही चीज हो रहा है, एक्सेलरेटेड हो रहा है। अगर वो कांस्टेंट मोशन में रहता, कांस्टेंट स्पीड से रहता, तब तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहता, लेकिन वो एक्सेलरेटेड हो रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। इसका मतलब क्या हुआ कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रहेगा वो हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगा, क्योंकि वो न्यूटन्स के फर्स्ट और सेकंड लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, this is inertial or non-inertial, this is incorrect, neither inertial nor non-inertial, this is also incorrect. तो B is your correct answer. तो हम लोग यहाँ पे B पे टिक लगा देंगे। This is the correct answer, non-inertial frame of reference. inertial उस कंडीशन में होता है जब वो न्यूटन्स के फर्स्ट और सेकंड लॉ को फॉलो करता है, लेकिन एक्सेलरेटेड हो गया तो वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो non-inertial frame of reference होगा। तो this is the correct answer B. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, inertial frame are those frame of reference in which a free particle moves along a straight line with constant speed. दूसरा क्या है, with a variable speed along a straight line. C क्या है, with a variable speed with a curve path with a constant speed on a curve path. तो हम लोगों ने inertial frame of reference के बारे में अभी हमने बताया है कि इसके रिस्पेक्ट में जो भी पार्टिकल हमारा है वो क्या होगा कि कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। अगर इसके रिस्पेक्ट में कोई फ्री पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो कांस्टेंट स्पीड से रहेगा और एक एक्सिस के अलोंग रहेगा। तो इसका मतलब कि आंसर नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ ए कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ हमारा यही है। ओके, कि वहां पे स्पीड जो होनी चाहिए वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये हमारा वेरिएबल है, दिस इज इनकरेक्ट स्ट्रेट लाइन। ये भी हमारा वेरिएबल स्पीड है, दिस इज आल्सो कर्व पाथ, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। कांस्टेंट स्पीड कर्व पाथ नॉट, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। तो हमारा ए जो है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन मोशन होगा और कांस्टेंट स्पीड होगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, क्या है, द फ्रेम अटैच टू एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है कि कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि हम लोग अटैच कर रहे हैं, किससे अटैच कर रहे हैं, टू एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के एनी पॉइंट से अटैच कर देते हैं। अर्थ सरफेस हमारा क्या करता है, वो सन को रिवॉल्व करता है, एक पाथ पे सन को रिवॉल्व कर रहा है। तो देखिए, जब भी कोई बॉडी जब भी कोई बॉडी रिवॉल्व करती है किसी पाथ पर, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि प्रत्येक समय उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और यदि डायरेक्शन चेंज होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो बॉडी हमारी एक्सेलरेट कर रही है। तो यहाँ पे अगर एक्सेलरेट हो रहा है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अपना डायरेक्शन चेंज होने का मतलब कि वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो उस कंडीशन में जो आंसर हम लोग फाइंड करेंगे, पहला ये क्वेश्चन नंबर 15 में हमने क्या देखा, नॉन इनर्शियल। दूसरा क्या है, इनर्शियल। ओके, तीसरा क्या है, सी नाइदर इनर्शियल नॉर नॉन इनर्शियल। चौथा क्या है, डी न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई फ्रेम हमने अर्थ से अटैच किया है तो उस कंडीशन में वो किसी पाथ के अबाउट अर्थ हमारा रोटेट कर रहा है। आपको पता है कि अर्थ जो है वो सन के अबाउट रोटेट करता है और इलिप्टिकल पाथ बनाता है, तो उसका हमेशा जो है वो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेट हो रहा है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हमारा एक्सेलरेट हो रहा है। तो इस तरह से
जो हमारा फर्स्ट लॉ को ये फॉलो नहीं कर रहा है। फर्स्ट लॉ को अगर फॉलो नहीं कर रहा है इसका मतलब वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो हो ही नहीं सकता है, तो वो क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का ए जो है दिस इज द करेक्ट आंसर, बाकी जो है सभी क्या है, इनकरेक्ट आंसर है। अब इसके बाद हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 बताते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, frame for which the law of inertia is valid are called rotational, non-inertial, inertial, none of these। तो inertial frame के लिए जो कंडीशन है वो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ फॉलो करता है। तो फ्रेम फॉर विच द लॉ ऑफ इनर्शिया, दिस इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ। ओके, इसी कंडीशन में अगर लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब दिस इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ, ये वैलिड रहेगा किसके लिए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम ही जो है न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ को फॉलो करता है। तो रोटेशनल भी रॉन्ग है, नॉन इनर्शियल भी रॉन्ग है, करेक्ट क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आंसर नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। इसके बाद क्या है, विच इज द करेक्ट रिलेशन, t equal to t not upon under root 1 minus v square upon c square, t equal to 1 minus v square upon c square, t not under root delta t equal to delta t not under root 1 minus v square upon c square। फोर्थ है delta t not equal to delta t under root 1 minus v square upon c square। हम लोग पढ़े क्या है, delta t equal to delta t not upon 1 minus v square upon c square। ओके, ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है। तो डेल्टा टी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, डेल्टा टी नॉट इक्वल टू डेल्टा टी अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 4 इज करेक्ट, डेल्टा टी नॉट इक्वल टू डेल्टा टी अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, इफ ए टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज ई, इट इज इक्विवेलेंट टू एन इनर्शियल मास। ओके, फर्स्ट आंसर क्या, ई अपॉन सी, सेकंड ई सी स्क्वायर, थर्ड ई अपॉन सी स्क्वायर, फोर्थ सी स्क्वायर अपॉन ई। हम लोगों ने आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन के द्वारा टोटल एनर्जी निकालना सीखा है। क्या सीखा है, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। हमें इनर्शियल मास निकालना है। ओके, जो मास हमें, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन सी स्क्वायर। ओके, एम इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर। तो दिस इज आंसर नंबर थर्ड क्या है, E upon C square। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, इनर्शियल मास। क्वेश्चन नंबर 19, द रेफरेंस फ्रेम वेयर फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स आर इनवेरिएंट आर कॉल्ड रोटेशनल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, एक्सेलरेटेड फ्रेम, फ्रेम अटैच्ड टू अर्थ। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स क्या होता है, फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स का मतलब कि जो इनर्शियल फ्रेम को फॉलो करे। इनर्शियल फ्रेम का मतलब वो न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ को फॉलो करे, या तो वो रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी और स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे, और वहां पे फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स जो है वो फॉलो होता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर नंबर 2, इनर्शियल फ्रेम। उसके बाद क्या है, आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 20, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन moving with a constant horizontal velocity, the path of the stone observed by the pilot will be। okay, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा एरोप्लेन है, इसमें कोई पायलट बैठा हुआ है। ओके, और यहाँ से स्टोन एक ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में द पाथ ऑफ द स्टोन ऑब्जर्व बाय द पायलट क्या ऑब्जर्व करेगा। तो हमने क्या बताया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ को पहला फॉलो कर रहा है, दूसरा भी फॉलो कर रहा है और स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। यहाँ पे भी हमारा क्या है कि पायलट जो है और ये प्लेन है, ठीक है, पायलट इसमें बैठा हुआ है। तो जब वो ऑब्जर्व करेगा कि जो स्टोन हमारा गिर रहा है, तो वो क्या ऑब्जर्व करेगा, स्ट्रेट लाइन में ऑब्जर्व करेगा। ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, नॉट पैराबोला, नॉट हाइपरबोला, नॉट सर्कल, ओनली स्ट्रेट लाइन। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरह से आपके इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, इसके पहले वाले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन डाला था और इसमें हमने 10 क्वेश्चन जो है वो ऐड कर दिया है। ओके, तो टोटल आपके लिए हो गया 20 क्वेश्चन, जो कि
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब आप इस सारे क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमने भी बता दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप क्या करेंगे, इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो भी आपके पास पहुंच जाए। और शेयर करेंगे तो और भी लोगों का एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन पता है कि हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए, ठीक है। तो इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ओके, थैंक यू।